हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 24 स्टडी जोन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले धान की खेती के बारे में। अभी आप लोगों को इसके पहले वाला जो वीडियो बना था उसमें गेहूं की खेती बता दिया गया है। अब हम लोग धान के मुख्य मुख्य टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे कि कहां से प्रश्न सबसे अधिक पूछी जाती है, उसी टॉपिक को हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसका, धान की खेती। और इसके साथ साथ आपको जितने सारे एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं उसमें से क्रॉप से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछी जाती है। क्रॉप्स में जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, आपका अरहर हो गया, चना हो गया, गन्ना हो गया, अपना मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। इन सभी क्रॉप से सबसे अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आलू के भी क्रॉप है उसमें। ये सभी 8-10 ऐसे प्रश्न अपने एग्रोनॉमी के होते हैं, टॉपिक होते हैं, जिसमें हर एक आपके क्रॉप से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो लास्ट तक। और इसी तरह एक एक करके क्रॉप्स को हम लोग 10 से 15 दिनों के अंदर सभी क्रॉप्स को खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से भी इसका मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐड होगा जो पीडीएफ के माध्यम से हम लोग पढ़ा जाएगा। अभी ये बेसिक है, तो बेसिक अगर जान लेंगे तो अपने नेक्स्ट टाइम अभी जैसे पीडीएफ करेंगे तो हम लोग का सभी क्वेश्चन करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए धान की खेती के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं धान की खेती में उसकी बॉटनिकल नेम क्या होती है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम क्या है, ओराइजा सेटाइवा होता है। ठीक है, और 21 फैमिली आती है दोस्तों। थोड़ी सी इस बोर्ड छोटा है, इसके वजह से इसमें ज्यादा टॉपिक होती है, तो इसलिए नहीं लिखा पाता है, इसलिए शॉर्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो ये फैमिली क्या है, इसकी पोएसी है। और पोएसी फैमिली को हम लोग पुराना नाम क्या जानते हैं, इसकी पुराना नाम क्या, ओल्ड नेम क्या है इस फैमिली को, तो इसको ग्रेमनी को ही हम लोग पोएसी करते हैं। जैसे धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये सभी सब क्या पोएसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि इसकी जलवायु। इससे दोस्तों सबसे अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलता है जलवायु से, क्लाइमेट से। तो देखिए अगर धान के अच्छी बढ़वार के लिए और वृद्धि के लिए इसकी जलवायु कितनी होनी चाहिए, तो पूरे सेशन के बारे में बताया गया था। 21 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होनी चाहिए धान के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए अगर धान की अच्छी ग्रोथ के लिए कितने डिग्री सेल्सियस होने, सबकी अलग अलग स्क्रिप्ट में टाइपिंग दिया हुआ है। ये नहीं कि अगर धान का सेल्सियस पूछेगा तो ये मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सबकी अलग अलग। देखिए जैसे अगर पूरे ड्यूरेशन का पूछेगा सेशन का, तो 21 से 35 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी यहाँ पे 37 भी लिख करके आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे नहीं करने, क्योंकि आरईओ में ऐसा पूछा हुआ था 2021 में क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है पूरे अगर सेशन में पूछेगा तो इतना मारना होगा आपको, 21 से 35 डिग्री सेल्सियस। यही ग्रोथ के लिए, अब जैसे धान के जैसे कि अच्छी वृद्धि विकास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए कि जिसमें धान अच्छा से ग्रोथ कर सके, विकास कर सके, वृद्धि कर सके। तो देखिए ये वृद्धि के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंट दिखेगा। अब देखिए अब जब धान पकता है तो उस समय की सेल्सियस कितनी होनी चाहिए, किसके किसके बीच में आपकी सबसे अच्छे को उसमें धान जो है पकता है सेल्सियस में। तो ये जो रबी के लिए दोस्तों क्या है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आपको जब धान पकने लगता है तो उस टाइम आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आपके टेम्परेचर अगर 20% से कम है तो धान पे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होना चालू हो जाता है, उसमें दिखना चालू हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे, देखिए दोस्तों धान में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होती है, फैट क्या होती है, सारी चीजों में। तो पेडी में यानी कि धान में प्रोटीन की मात्रा चावल में कितनी होती है दोस्तों, तो ये होता है 7.7%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोसोम संख्या या स्टार्च की मात्रा कितनी होती है, 72.5% होती है। फैट की मात्रा 2.2% होती है। राय की मात्रा 5.9% होती है। और सेलुलोज की मात्रा 11.8% होती है, यानी कि 11.8% होता है। तो दोस्तों देखिए इसको भी आप लोग को याद करना होगा। अभी कुछ टाइम पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया था, राह की मात्रा, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप लोगों को इस सभी चीजों को ध्यान रखना होगा। अब देखिए बोनी जातियों के लिए एनपीके की मात्रा क्या होती है, धान में हम लोग पेडी में या राइस बोलते हैं उसको, उसमें आपका एनपीके की मात्रा क्या, कौन कौन से रेशियो में देते हैं। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन 120, फास्फोरस 60 और पोटाश 60 की मात्रा में हम लोग देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे देसी के लिए क्या देंगे, तो ये हो जाएगा 60, 30, 30। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की रेशियो क्या होती है, 30-30-30, यानी कि इसकी रेशियो होगी। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग सीड बेड तैयार करके हम लोग सीड को लगाते हैं, बीज को बुआई करते हैं, तो उसको कितने दिनों पे आप उसकी बुआई करते हैं, जैसे कि सोइंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, प्लांट को लगाते हैं। तो देखिए सीड प्लांट सोइंग टाइम कितनी होती है, 21 से 25 दिनों पे जो बोनी जाती होती है वो 21 से 25 दिनों पे आपकी प्लांटिंग करने के लिए, प्लांटेशन के लिए, आपको सोइंग के लिए तैयार हो जाती है। वहीं देसी के लिए थोड़ी सी टाइम लग जाती है, 30 से 35 दिन, यानी कि 5-7 दिन आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधि होती है जो डेपोक विधि के बारे में पूछता है। डेपोक विधि में आप बिना मिट्टी के उसको आप सीड को तैयार कर सकते हैं। सीड को सोइंग के लिए सीड बेड को तैयार करके आप उसको सोइंग कर सकते हैं, और 14 से 15 दिनों में हो जाती है। कहाँ किस देश के द्वारा प्रचलित की गई है तो भी आप कमेंट बताइएगा, पर मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। वो जो है डेपोक विधि वो फिलीपींस से वो प्रचलित है, और डेपोक विधि के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसकी रो कितनी होती है, प्लांट टू प्लांट इसकी डिस्टेंस क्या होती है, तो 20x35 क्या होती है, ये हाइब्रिड के लिए होती है, और देसी के लिए 20x20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और धान को हम लोग कितने गहराइयों पर बोते हैं, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है।
पर यहाँ पे 2 से 3 दिया हुआ, तो 3 से 4 सेंटीमीटर आपके गहराई पर धान को बुआई की जाती है। 3 से 4 सेंटीमीटर, कभी कभी अधिका भी हो जाता है क्योंकि वो अपने जो ले लगाते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग यही होती है, ठीक है, गहराई पे होती है। चलिए अगले बात करते हैं सीड रेट क्या है। सीड रेट क्या है, महीन धान के लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगती है। ये मध्यम के लिए 40, मोटा के लिए 50। और दोस्तों जो 70-80 है ना, ये क्या है बता रहे हैं, ये भी एक सीड रेट ही है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि धान में हम लोग कुछ ऐसे धान होते हैं जो खेत में से छिड़क करके और उसको बुआई कर देते हैं, उसकी प्लांटिंग नहीं करते हैं, तो वो छिटकावा विधि के लिए दोस्तों 70-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगता है, ठीक है। अब देखिए प्रति वर्ग मीटर क्या है, 46 से 55 है R/P, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसकी धान की जो है क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है, आप लोग को एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। अब धान की क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है, धान की क्रोमोजोम संख्या जो होती है वो उसको 24 मानते हैं, 2n = 24 लिखा हुआ, आपको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, 2n = 24 होती है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे, अब दोस्तों बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। और वही पूछ देगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो IRRI कहाँ पे स्थित है, तो ये है फिलीपींस में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करेंगे फादर ऑफ जो हाइब्रिड के जनक किसको माने जाते हैं, तो दोस्तों देखिए उसको कौन होते हैं, उनका नाम है वाई.एल. पिंग, और एक चाइनीज थे, ठीक है, ये एक चाइनीज थे। इन्होंने 1982 में इसके हाइब्रिड के इस पे शोध किया था, और उन्होंने ही हाइब्रिड को जो सीड्स होती है, बीज होते हैं, धान होता है, उसको उस पे एक्सपेरिमेंट करके उसको सफल बनाया था। इसलिए फादर ऑफ हाइब्रिड के बारे में पूछा गया, फादर ऑफ हाइब्रिड कौन है राइस का, तो वो आपको बताना होगा दोस्तों कौन है, वाई.एल. पिंग है। अगर वही भारत में पूछेगा तो दोस्तों उसमें एक और उसमें कंडीशन होती है, और भारत में पूछ देते हैं कभी कभी वाई.एल. सिद्दीकी के नाम से आता है, ES सिद्दीकी है, वो भारत के माने जाते हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो कौन है, वाई.एल. पिंग को माना जाता है। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।